हेलो दोस्तों, आज हम रिवीजन करने वाले हैं जनरल लॉज एक्ट का ऑडियो रिवीजन करने वाले हैं। और ये ऑडियो रिवीजन बहुत ही शॉर्ट में होगा, तो फिर आप इसको समझने की कोशिश करना। अगर आपने पहले से पढ़ लिया होगा तो ही आप इसको समझ सकते हो। तो जनरल क्लॉजेज एक्ट कब आया था? 1987 में। सदियों पुराना ये एक्ट है। और जनरल क्लॉजेज एक्ट क्यों आता है? तो जनरल क्लॉजेज एक्ट इसलिए आता है ताकि हम लॉ को अच्छी तरीके से समझ पाए, लॉ को इंटरप्रेट करने पे ये हमको हेल्प करता है। जनरल क्लॉजेज एक्ट जो है वो हर एक स्टेट का अपना अलग लॉ भी होता है और सेंट्रल लेवल पे भी होता है। तो अभी जो हम ये चैप्टर में पढ़ेंगे वो अभी ये सेंट्रल लेवल का लॉ है, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जनरल क्लॉजेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ठीक है। तो ये क्यों आया था और उसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। तो जनरल टू शॉर्टन द लैंग्वेज ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेशन, जो जितनी भी लैंग्वेज है उसको, जितने भी वर्ड्स हैं उसको शॉर्ट में समझने के लिए ये एक्ट आया हुआ था। टू प्रोवाइड द यूनिफॉर्मिटी बाय डिफाइनिंग द कॉमन लीगल टर्मिनोलॉजी, और एक ही समानता बनाए रखने के लिए जितने भी हमारी कॉमन टर्मिनोलॉजी है उसमें समानता बनाने के लिए ये एक्ट आया था। टू प्रोवाइड द वेरियस डेफिनेशन विच हेल्प अस टू इंटरप्रेट द लॉ, बड़ी सारी डेफिनेशंस ये प्रोवाइड करता है जिससे हमें लॉ समझने में आसानी मिलती है। टू अवॉइड अननेसेसरी रिपीटेशन ऑफ द वर्ड्स इन द वेरियस इनैक्टमेंट, जितने भी अननेसेसरी रिपीटेशंस होते हैं इन्हें यह अवॉइड करता है। टू प्रोवाइड फॉर द जनरल डेफिनेशन फॉर द वर्ड्स विच आर अनस्पेसिफिकली डिफाइंड अंडर द एक्ट। टू प्रोवाइड फॉर जनरल डेफिनेशन फॉर द वर्ड विच आर नॉट स्पेसिफिकली, ऐसी डेफिनेशन, ऐसे वर्ड्स जिसको डिफाइन नहीं करा गया हुआ है एक्ट में, उसके लिए ये जनरल डेफिनेशंस बताता है, ठीक है। मतलब कि और कहीं भी किसी भी एक्ट में उसकी डेफिनेशन नहीं बताई होगी किसी और एक्ट में, पर इस एक्ट में उसकी डेफिनेशन बताई होगी। जैसे कि क्रिमिनल एक्ट है या फिर आईटी एक्ट है, उसमें उस वर्ड की, किसी वर्ड की डेफिनेशन नहीं बताई होगी, उसकी डेफिनेशन यहाँ पे बताई होगी, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पे समझ लेंगे और फिर वहाँ पे भी उसका सेम मतलब होगा, ठीक है। दिस एक्ट आल्सो हेल्प अस टू रिजॉल्व एनी कन्फ्लिक्ट बिटवीन टू और मोर सेंट्रल लेजिस्लेशन, अगर दो या दो से ज़्यादा लॉ में कुछ कन्फ्लिक्ट है तो फिर ये जनरल लॉज एक्ट हमें हेल्प करेगा उसे इंटरप्रेट करने में, ठीक है, कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो ये सब ऑब्जेक्टिव्स हैं जनरल लॉज एक्ट के। नेक्स्ट है सेक्शन 5। सेक्शन 5 में ये बताया गया हुआ है कि जनरल क्लॉजेज एक्ट को कब से इफेक्टिव, डेट ऑफ इन्फोर्समेंट कब से माना जाएगा, ठीक है। तो फिर कब से इफेक्टिव माना जाएगा? अगर गवर्नर जनरल के जिस दिन से वो एक्ट इन्फोर्स हुआ, अगर उसकी डेट स्पेसिफाइड है तो उस जिस दिन से डेट स्पेसिफाइड है उस दिन से माना जाएगा। अगर कोई डेट स्पेसिफाइड नहीं है तो जिस दिन प्रेसिडेंट की असेंट मिल जाती है उस दिन से इफेक्टिव माना जाएगा। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले का, संविधान आने से पहले का लॉ है तो फिर जिस दिन से गवर्नर जनरल की असेंट मिलती है उस दिन से माना जाएगा इफेक्टिव, ठीक है। अगर संविधान आने से बाद का है तो फिर प्रेसिडेंट की असेंट मिलने के बाद में माना जाएगा। और अगर संविधान आने से पहले का है तो फिर पहले का लॉ है तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन के, तो फिर गवर्नर की असेंट मिलने के बाद में माना जाएगा, ठीक है। तो फिर सेक्शन 5 ऑफ द जनरल क्लॉजेज एक्ट विल अप्लाई बेस्ड ऑन द इफेक्टिव डेट ऑफ द इन्फोर्समेंट विल बी एज फॉलोज। इफ ए पर्टिकुलर डेट ऑफ द इन्फोर्समेंट ऑफ दिस एक्ट इज स्पेसिफाइड, द एक्ट विल बी बिकम इफेक्टिव ऑन द given date. If no particular date of the enforcement of this act specified, section 5 of the general clauses act will apply. Lay down that effective date of the enforcement will be as follows. If the central act is made before the commencement of the constitution, the act will be made effective on the date it received the assent of the governor general. If the central act is made after the commencement of the constitution, the act will be become effective on the date it received the assent of president, ठीक है। जो मैंने बोला वही इधर इंग्लिश में लिखा हुआ है बस। तो इसके आगे है नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर 6, इफेक्ट ऑफ रिपीलमेंट। तो रिपीलमेंट का मतलब होता है जो पुराना लॉ चला गया उसे हम रिपीलमेंट कहेंगे, और जो नया लॉ आया उसे हम री इनैक्टमेंट कहेंगे, ठीक। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? वेयर एनी सेंट्रल लेजिस्लेशन और एनी रेगुलेशन इनएक्टिव आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, अगर कोई रेगुलेशन या फिर कोई एक्ट है वो आता है आफ्टर द इफेक्ट ऑफ दिस एक्ट, वेयर एनी सेंट्रल लेजिस्लेशन और एनी रेगुलेशन इनएक्टेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, अगर इस एक्ट के आने के बाद में कोई एक्ट है वो जो कि इनएक्ट हो रहा है तो फिर क्या होगा? रिपील का मतलब ये हो गया कि पुराना वाला जो लॉ है वो चला गया, उसकी जगह पे नया आ रहा है तो उसे हम रिपील कहेंगे, और जो नया आ रहा है वो क्या? री एनैक्ट, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जनरल क्लॉजेज एक्ट आने के बाद में अगर किसी भी रूल्स या रेगुलेशन में कुछ बदलाव आते हैं तो उसका नए एक्ट में क्या रिपीलमेंट का क्या, उस रिपील का क्या असर पड़ेगा, तो ये हम पढ़ेंगे कि क्या क्या
असर पड़ेगा अगर नया एक्ट आ जाता है। तो पहला पॉइंट है इसमें है क्या इफेक्ट होगा, द रिपील विल नॉट बी रिवाइव एनी गिव इम्पैक्ट टू एनीथिंग विच वाज नॉट इन फोर्स एट द टाइम ऑफ रिपील। क्या रिपीलमेंट होने से, नया एक्ट आने से जो पुराने लॉ में कुछ प्रोविज़न इनइफेक्टिव थे क्या वो इफेक्टिव हो जाएंगे? तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर कोई प्रोविज़न पहले इनइफेक्टेड था कि ऐसा नहीं हो सकता है, तो क्या नए प्रोविज़न आने पे वो अपने आप हो जाएगा, क्या आप बिना बोले ही अपने आप वो इफेक्टिव हो जाएगा? तो ऐसा नहीं होगा। अगर उसमें नए प्रोविज़न में मेंशन किया होगा कि हाँ जो पहले इफेक्टिव था, इनइफेक्टिव था, वो इफेक्टिव हो रहा है, तो ही हम कर सकते हैं। बिना बोले बिना मेंशन करे हम पुराने प्रोविज़न को इफेक्टिव नहीं कर सकते हैं। वो जो प्रोविज़न इनइफेक्टिव थे वो इनइफेक्टिव ही रहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, द रिपीलमेंट ऑफ द प्रोविज़न कैन नॉट मेक द इनइफेक्टिव प्रोविज़न इफेक्टिव। ये भी सेम ही है, उसका मतलब सेम ही है। ठीक है, कि जो पुराने इनइफेक्टिव प्रोविज़न थे वो इफेक्टिव नहीं बन जाएंगे अनलेस स्पेसिफिकली मेंशन। ठीक है। नेक्स्ट है द रिपीलमेंट विल नॉट अफेक्टेड द प्रियोर मैनेजमेंट अनलेस स्पेसिफिकली मेंशन। जो प्रियोर मैनेजमेंट है, जो अभी का जो पहले का मैनेजमेंट है, उसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा रिपीलमेंट होने से। अगला है द रिपील विल नॉट इम्पैक्ट एनी राइट, प्रिविलेज, ऑब्लिगेशन एंड लाइबिलिटीज़। रिपीलमेंट होने से हमारी राइट, प्रिविलेज, ऑब्लिगेशन या लाइबिलिटी पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और नेक्स्ट पॉइंट है द रिपील विल नॉट इम्पैक्ट एनी इन्वेस्टिगेशन। किसी भी इन्वेस्टिगेशन, जो पुरानी इन्वेस्टिगेशन थी उस पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यही है कि अगर पुराना लॉ चला जाए, उसकी जगह पे कोई नया लॉ आए, तो फिर जो पुराने प्रोविजंस थे उस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा इस लॉ में। ये बस इतना ही बताया इस सेक्शन में। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 7। तो सेक्शन नंबर 7 में है रिवाइवल ऑफ रिपील इनैक्टमेंट। तो इसमें लिखा है इन अदर वर्ड्स इफ वन एक्ट इज रिपील बाय सेकंड विच इज सब्सिक्वेंटली रिपील बाय द थर्ड एक्ट एंड द फर्स्ट एक्ट विल नॉट बी ऑटोमेटिकली रिवाइव ऑन रिपीलिंग ऑन द सेकंड अनलेस द थर्ड एक्ट डज नॉट एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड सो। इसका मतलब ये है कि अगर फर्स्ट एक्ट आया, ठीक है, तो वो ख़त्म हो गया, उसकी जगह पे सेकंड आया, और अब सेकंड एक्ट ख़त्म होगा तो उसकी जगह पे जब थर्ड एक्ट आएगा, तो क्या थर्ड एक्ट के आने से जो फर्स्ट वाला एक्ट ख़त्म हुआ था वो ऑटोमेटिकली रिवाइव हो जाएगा? तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो एक बारी ख़त्म हो गया वो ख़त्म ही रहेगा, वो दूसरे के ख़त्म होने से पहला वाला रिवाइव नहीं हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। अगर फिर से समझाती हूँ, अगर एक एक्ट है वो ख़त्म हो गया, उसकी ख़त्म होने से सेकंड वाला एक्ट आया, और फिर उसके बाद में सेकंड वाला भी ख़त्म हो जाता है और फिर थर्ड वाला लॉ होता है, तो क्या थर्ड वाले के आने से जो ये फर्स्ट वाला, सेकंड वाले के ख़त्म होने से क्या फर्स्ट वाला खुद से रिवाइव हो जाएगा? तो ऐसा नहीं होगा। जो एक बारी ख़त्म हो गया वो ख़त्म ही हो जाएगा। इसमें बस इतना ही बताया हुआ है बस। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर 8। इसमें लिखा है इफ़ वन एक्ट रेफर्स टू द प्रीवियस एक्ट फॉर डेफिनेशन और प्रोविजन एंड लेटर द प्रीवियस एक्ट इज रिपील्ड एंड द रीइनेक्टेड देन ऑटोमेटिकली द रीइनेक्टेड प्रोविजन शैल अप्लाई। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई एक लॉ, एक सेक्शन है वो जो कि किसी प्रीवियस सेक्शन को रेफ़र कर रहा है, और जो प्रीवियस सेक्शन है वो रीइनेक्ट हो जाता है, मतलब उसकी जगह पे नया लॉ हो जाता है, तो क्या हमको पूरा ये न्यू वाला लॉ भी अमेंड करना पड़ेगा, न्यू एक्ट लाना पड़ेगा इसकी जगह पे? तो नहीं, तो ऑटोमेटिकली जो पुराना वाला नया वाला जो है वो लग जाएगा। मतलब मैं एग्जांपल के साथ समझाती हूँ कि अगर जैसे कि किसी में लिखा हुआ है, इनकम टैक्स में किसी एक्ट में लिखा है बुक प्रॉफिट इज़ कैलकुलेटेड एज पर द कंपनीज एक्ट 1956। ठीक है, तो क्या हुआ, 1956 वाला जो कंपनीज एक्ट था वो अमेंड हो गया, अब 2013 वाला आ गया। तो फिर अब क्या जो इनकम टैक्स का जो बुक प्रॉफिट वाला ये जो एक्ट है, इसके लिए क्या ये भी, इसको भी हम क्रॉस करके नया लाएंगे क्या? तो नहीं, इसको क्रॉस करके नया नहीं लाएंगे। बुक प्रॉफिट वही चलता रहेगा, बस जो जहाँ पे लिखा हुआ है बुक प्रॉफिट कैलकुलेटेड एज पर द सेक्शन 1956, उसकी जगह में ऑटोमेटिकली 2013 वाला आ जाएगा, क्योंकि अभी 2013 वाला अमेंड होकर दूसरा कंपनीज एक्ट आ गया, तो फिर ऑटोमेटिकली जो सारे सेक्शन थे वो 2013 वाले ही अप्लाई हो जाएंगे। तो इसका मतलब यही है। इसमें बस इतना ही बताया है कि अगर एक एक्ट जो है वो दूसरे एक्ट को किसी डेफिनेशन या प्रोविज़न के लिए रेफ़र कर रहा है, और वो जो दूसरा एक्ट है वो उसकी जगह में अगर नया लॉ आ जाता है, नया एक्ट आ जाता है, तो फिर क्या हम उसकी जगह में जो नया वाला लॉ है उसको ही हमें इंटरप्रेट करेंगे, तो उसको ही रेफ़र करेंगे। बस सेक्शन 8 में इतना ही बताया गया हुआ है। नेक्स्ट है सेक्शन 10। सेक्शन 10 में बताया कंप्यूटेशन ऑफ टाइम। अगर कभी भी हमको कभी किसी जगह पे टाइम मेंशन किया होगा, इतने बजे से लेके इतने बजे तक, फ्रॉम 9 PM टू 3 PM अगर लिखा हो, तो फ्रॉम के बाद जितना भी लिखा होगा उसको हम एक्सक्लूड करेंगे, और 2 के बाद जितना भी लिखा हो उसे हम इंक्लूड करेंगे। ठीक है, सॉरी, ये जो सेक्शन 10 वो मैंने अलग बता दिया था। सेक्शन 10 है कंप्यूटेशन ऑफ टाइम। इसमें ये बताया गया हुआ है द कोर्ट
of the office is closed on that day, the last day of the period of the proceedings can be taken on the next day afterward the court or office is open। मतलब ये क्या है कि अगर कोई कोर्ट जो है वो एक दिन के उन्होंने हमको बोला कि कल आना, पर कल जो है वो कोर्ट बंद होगा, तो फिर जो नेक्स्ट डे उसका वर्किंग डे होगा ना, तो उसे हम कल मान लेंगे। ठीक है, बस इसमें इतना ही है। इज क्लोज ऑन दैट डे एंड द लास्ट डेट ऑफ द पीरियड द प्रेजेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट डे उसका तब मान लिया जाएगा जब वो ऑफिस ओपन होगा। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 11। तो इसके अंदर बताया मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस। जब भी हमको किसी डिस्टेंस मेज़र करना पड़ेगा तो हम हॉरिजॉन्टल, जैसे कि ऐसे 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 करके रास्ता है तो हम सीधा इससे इतना नापेंगे। ठीक है, हम हॉरिजॉन्टल में नापेंगे ऐसे करके इतना, बस इतना रास्ता, ये नहीं हम पूरा पूरा नहीं नापेंगे। ठीक है, हम हॉरिजॉन्टल नापेंगे। नेक्स्ट है ड्यूटी टू बी प्रो राटा इन इनैक्टमेंट सेक्शन नंबर 12। इसके अंदर ये बताया गया हुआ है कि अगर जैसे हम कोई एक चीज़ लेते हैं उसका अगर 1 रुपये प्राइस है, तो वैसे ही अगर हम 10 चीज़ें लेते हैं तो कितना प्राइस होगा, तो 10 रुपये हुआ। जैसे कि अगर हम अगर एक केला 10 रुपये का, 10 रुपये का एक केला ले रहे हैं, तो अगर हम 10 केले ले रहे हैं तो कितने का मिलेगा, 100 रुपये का मिलेगा। तो बस इसमें ये बताया हुआ है। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 13। इसमें बताया जेंडर एंड नंबर। इसमें ये बताया गया हुआ है कि अगर बड़ी एक्ट में लिखा होता है ही शैल बी पनिशेबल, ही शैल बी पनिशेबल, तो क्या लड़कियों को सज़ा नहीं होगी? इसका मतलब क्या है, शी इज़ नॉट पनिशेबल? तो नहीं, ऐसा नहीं है। अगर जहाँ पे ही शैल बी पनिशेबल माना गया है तो वहाँ पे हम शी अपने आप इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है, वर्ड्स इम्पोर्टिंग द मैस्कुलिन जेंडर शैल बी टेकन टू इंक्लूड शी। फीमेल शैल बी टेकन टू इंक्लूड फीमेल, फीमेल को भी इंक्लूड करेंगे। जहाँ जहाँ मेल लिखा होगा वहाँ फीमेल को भी इंक्लूड करेंगे। और नेक्स्ट है वर्ड्स इन द सिंगुलर शैल इंक्लूड द प्लूरल एंड वाइस वर्सा। जहाँ पे सिंगुलर वर्ड लिखा होगा वहाँ पे हम प्लूरल को इंटरप्रेट कर लेंगे, और जहाँ प्लूरल होगा वहाँ पे हम सिंगुलर को इंटरप्रेट कर लेंगे। ठीक है, तो सिंगुलर को इंटरप्रेट नहीं करेंगे, सिंगुलर को भी इंटरप्रेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 14। पावर कन्फर्ट टू बी एक्सरसाइजेबल फ्रॉम टाइम टू टाइम। कि अगर हमको किसी चीज़ की पावर एक बार मिल चुकी है, जैसे कि हमको पावर मिल चुकी है कि हमने ये काम करना है, तो फिर हम उस पावर का सिर्फ उसी टाइम इस्तेमाल करेंगे। हर टाइम जब भी उसकी नीड पड़ेगी, जब भी ज़रूरत पड़ेगी उस पावर का, हम हर बार उस पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 18। सेक्शन नंबर 15। इसमें होता है पावर टू अपॉइंट टू इंक्लूड पावर टू अपॉइंट एंड एक्स ऑफिशियो। इसका मतलब यह है कि अपॉइंटमेंट में बी मेड बाय नेम और बाय वर्च्यू। इसका मतलब बाय वर्च्यू का मतलब यह है कि अगर हम किसी को उसके नाम से ना बुला के उसकी जो पोजीशन है उससे भी उस पर भी बुला सकते हैं। जैसे कि एक कोई प्रिंसिपल, जैसे कि प्रिंसिपल है तो उनका नाम जो होगा, कुछ भी होगा उनका नाम, तो हमेशा उन प्रिंसिपल को उनके नाम से ना बुला के सिर्फ प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं। जैसे कोई किसी कंपनी का CEO है तो उसको हम उस CEO का जो भी नाम है तो उसको उस नाम से ना बुला के सिर्फ CEO करके भी बुला सकते हैं। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को उसके नाम से ना बल्कि उसकी पोजीशन से भी बुला सकते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 16। इसके अंदर बताया पावर टू अपॉइंट टू इंक्लूड पावर टू सस्पेंड और डिसमिस। इसके अंदर ये बताया गया कि अगर हमको किसी को पावर दी गई है किसी को अपॉइंट करने की, तो उसको सस्पेंड करने की भी पावर हमारे पास है। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 17। इसमें सब्सटीट्यूशन ऑफ फंक्शनरीज। इसका मतलब ये, इस सेक्शन में ये बताया गया है कि अगर हमको अगर हमारी कोई पोजीशन है, तो फिर अगर हम कभी भी साइन करके दे रहे हैं कि कौन है, किस बंदे के द्वारा भेजा गया, तो फिर वहाँ पे हम अपना नाम ना लिख के वहाँ पे अपनी जो हमारा ऑफिशियल टाइटल है वो भी लिख के भेज सकते हैं। बस इसमें इतना ही है। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 18। इसके अंदर है सक्सेसर। इसके अंदर ये बताया गया कि अगर कोई प्रीडिसेसर जो है, जो पहले वाले लोग हैं प्रीडिसेसर, अगर कोई काम करके गए हैं उसकी जगह पे अगर कोई सक्सेसर आ रहा है, तो फिर जो प्रीडिसेसर के काम जितने भी होंगे वो वैलिड माने जाएंगे। ठीक है, और उसके आगे है नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 19। इसके ऑफिशियल चीफ एंड द सब ऑर्डिनेट। इसके अंदर ये बताया गया हुआ है कि अगर कोई भी लॉ जो है वो सुपीरियर पे लगाया गया है, तो फिर जितने भी सब ऑर्डिनेट जितने भी लॉ होंगे उन पर भी सेम लॉ बाइंडिंग होगा। अगर जैसे कि सुपीरियर के लिए है कि 9 बजे ऑफिस आना है, तो फिर सारे जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं उनको भी 9 बजे ही ऑफिस आना पड़ेगा। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 22। सेक्शन नंबर 22 में ये बताया गया मेकिंग ऑफ द रूल्स बाय लॉज एंड इशूइंग ऑफ ऑर्डर्स बिटवीन पासिंग एंड कमेंसमेंट ऑफ द इनैक्टमेंट। इसमें ये बताया गया हुआ है कि अगर कोई रूल्स हैं जो कि वो आज आ गए हैं और उसके 2 साल बाद वो एक्ट आ रहा है, तो फिर जो आज रूल्स आए हैं वो आज ऐसा नहीं है कि हम उसको रूल्स को भी अभी से ही मानने लग जाएंगे। जब एक्ट आएगा उसी टाइम में रूल्स को भी मानना चाहेगा। ठीक है, तो इसके अंदर यही बताया गया हो कि रूल्स पहले आएंगे तो वो मैटर नहीं करता, जब एक्ट आएगा तो उसी टाइम से रूल्स को भी माना जाएगा।
नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 23। इसमें बताया गया प्रोविज़न एप्लीकेबल फॉर मेकिंग रूल्स और लॉज आफ्टर प्रीवियस पब्लिकेशन। इसमें ये बताया गया है अगर कोई भी नया रूल्स या फिर लॉज आ रहे हैं तो वो तुरंत नहीं एप्लीकेबल हो जाएंगे। सबसे पहले उसका प्रीवियस पब्लिकेशन होगा, जनता के रिव्यूज़ मांगे जाएंगे और फिर उसके बाद जैसे जनता रिव्यू देंगे और उसके बाद जब दोबारा उसकी एक बार पब्लिकेशन करने के बाद दोबारा पब्लिकेशन कर दी जाएगी कि और उसके बाद दोबारा जब पब्लिकेशन करी जाएगी तो वो ऑफिशियल गैजेट में करी जाएगी। ठीक है, पहले पब्लिकेशन करी जाएगी जनता का रिव्यू मांगने के लिए, फिर उसके बाद में जनता का रिव्यू लेने के बाद में ऑफिशियल गैजेट में पब्लिकेशन करी जाएगी। तो सेक्शन 23 में इतना ही है। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर 25 रिकवरी ऑफ फाइन। इसके अंदर बताया ऑल फाइन इम्पोज अंडर द एनी एक्ट विल बी रिकवर्ड फ्रॉम एज पर द सेक्शन 63 to 67 ऑफ द आईपीसी एंड सर्टेन प्रोविजन ऑफ द सीआरपीसी। अगर हमने किसी से भी कोई भी फाइन रिकवर करना है तो फिर उसकी जितने भी प्रोविजन सेक्शंस लिखे होंगे प्रोविजन वो कहाँ से हमने रेफर करने हैं, सेक्शन 63 to 70 किसके इंडियन पीनल कोड के, और कुछ प्रोविजन किसके सीआरपीसी के, सीआरपीसी एक्ट के। ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 26 प्रोविज़न। क्या प्रोविज़न एज टू ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर 2 और मोर ऑफेंसेस। इसका एनैक्टमेंट, इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई भी सज़ा गलती कर देते हैं, कोई भी ऑफेंस कर देते हैं जिसकी सज़ा 2 एनैक्टमेंट में है, जैसे कि 2 गलतियाँ कर दी हमने, अगर हम कोई भी ऐसी गलती कर देते हैं जिसकी सज़ा जो है वो 2 एक्ट में है, एक एक्ट में है 5 साल और एक एक्ट में है 10 साल। मतलब कि हम ऐसी गलतियाँ कर देते हैं जिसकी सज़ा हमको 2 बार ही मिलनी होती है, मतलब कि 5 साल और 10 साल दोनों की मिलनी होती है। तो हमको कौन सी वाली सज़ा मिलेगी, हाईएस्ट वाली मिलेगी, मतलब कि 10 साल वाली सज़ा मिलेगी और 5 साल वाली कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, पहले था कि दोनों में से किसी एक की सज़ा मिलेगी, फिर उसके बाद में क्लैरिफिकेशन आया कि कहा कि नहीं, दोनों में से एक नहीं, जो हाईएस्ट वाली सज़ा होगी वो हमको मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट एक्ट है सेक्शन नंबर 20 साइटेशन ऑफ इनैक्टमेंट। इसमें ये बताइए एक एक्ट दूसरे एक्ट की बात कर सकता है। मतलब इसमें ये है कि अगर जैसे कि हम किसी कोई लाइन लिख रहे हैं तो फिर उसमें एक वर्ड आ गया गुड्स, तो फिर हम गुड्स लिखने के बाद क्या हम सीधा भी लिख सकते हैं यहाँ पे एज गुड्स डिफाइन अंडर दिस एक्ट सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। ठीक है, एज गुड्स डिफाइन अंडर द एक्ट सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ऐसे करके भी लिख सकते हैं। बार बार हमको ज़रूरत नहीं है उस गुड्स को पूरा डिफाइन करने की, क्या डेफिनेशन दी हुई है उस वाले एक्ट में, क्या डेफिनेशन बताई हुई है। ठीक है, हम ऐसे रेफर भी दे सकते हैं, रेफरिंग भी कर सकते हैं। इसका मतलब यही है इन एनी सेंट्रल एक्ट और द रेगुलेशन और रूल बाय लॉज एनी रेफरेंस इज मेड बाय एनी एक्ट और रेगुलेशन, रेफरेंस कैन बी मेड बाय साइटिंग टाइटल और द सेक्शन एंड द नंबर ऑफ सबसेक्शन ऑफ दिस एनैक्टमेंट। बस इस वाले चैप्टर ये वाला चैप्टर खत्म हो गया और बस कुछ डेफिनेशंस बचे हैं। तो बस गाइज, बाय बाय गाइज।